फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो नेशनल इनकम के 8 कॉन्सेप्ट्स कराए थे उन्हीं से रिलेटेड ही न्यूमेरिकल्स हैं। इनको समझने के लिए पहले उन 8 कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएंगे। न्यूमेरिकल में पहला न्यूमेरिकल मैंने लिया है जिसमें आपको ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस गिवन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल जिसको डेप्रिसिएशन भी कहते हैं वो भी गिवन है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी गिवन है और नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रोड भी गिवन है। ये वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं। आपको इन वैल्यूज़ को कंसीडर करके नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जिसकी शॉर्ट फॉर्म है NNP एट FC, NNP एट FC कोई नेशनल इनकम कहते हैं। तो नेशनल इनकम आपको फाइंड आउट करनी है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको दिए हुए हैं। तो आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको जो फाइंड आउट करना हो वो यहाँ पर लिखें। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट यानी कि नेशनल इनकम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख देते हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो है वो GDP एट MP है। आपने यहाँ पर लिखा GDP एट MP, ग्रोस का हमने G बना लिया, डोमेस्टिक का D और प्रोडक्ट का P, तो शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा GDP एट MP। अब GDP एट MP हमें गिवन है तो हमें NNP एट FC बनाना है यानी फाइंड आउट करना है। अब आप सबसे पहले समझिए कि ग्रोस हमें दिया हुआ है G, ग्रोस में डेप्रिसिएशन शामिल होती है। अगर हम ग्रोस में से डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को माइनस कर दें तो हमारे पास नेट आ जाएगा। आपने सबसे पहले पहला अल्फ़ाबेट ही लेना है, इधर का और इधर का। ये ग्रोस दिया है, आपको ग्रोस में से डेप्रिसिएशन यानी कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को माइनस कर दिया तो हमारे पास नेट आ गया। इसके बाद ये डी यानी डोमेस्टिक गिवन है, डोमेस्टिक गिवन है और आपने नेशनल बनाना है। दिस इज़ नेट एंड दिस इज़ नेशनल, नेशनल बनाना है। डोमेस्टिक गिवन है तो नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रोड को प्लस कर दीजिए। नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रोड मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है NFIs, नेट फैक्टर इनकम्स अर्न्ड फ्रॉम अब्रोड को प्लस कर दीजिए। फ्रॉम अब्रोड होता है तो प्लस करते हैं, अगर टू अब्रोड होता तो हम उसको माइनस करते। यानी डोमेस्टिक में हमने नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रोड को प्लस कर दिया तो हमारा नेशनल बन जाएगा। अगला अल्फ़ाबेट देखेंगे, P और P दोनों में सेम है। नेक्स्ट देखेंगे ये MP पर है यानी ये मार्केट प्राइस पर गिवन है हमें और हमें फैक्टर कॉस्ट पर फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स पहले से शामिल होते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास फैक्टर कॉस्ट पर एस्टिमेशन आ जाएगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें दिए हुए हैं न्यूमेरिकल में 10, तो हमने माइनस किया NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो न्यूमेरिकल की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग GDP एट MP हमें 120 दी हुई है तो हमने 120 लिखा। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी कि डेप्रिसिएशन इज 20 तो हमने 20 माइनस किया। नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रोड दी हुई है ओनली 5 तो हमने 5 प्लस किया। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें दिए हुए हैं 10 तो हमने 10 माइनस किया। तो इन वैल्यूज़ को सॉल्व करके हमारे जो नेशनल इनकम आई है, जो NNP एट FC आई है, दैट इज़ 95। याद रहे, नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रोड डोमेस्टिक में प्लस करते हैं तो नेशनल आता है, और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड होता तो हम माइनस करते डोमेस्टिक में से तो नेशनल आता। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें आपको GDP एट FC गिवन है, MP नहीं है, कुछ भी हो सकता है, आपने तो कन्वर्ट करना है वैल्यूज़ को देखकर। GDP एट FC, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट गिवन है, डेप्रिसिएशन यानी कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडी, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, ये सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है और आपने फाइंड आउट करनी है NNP एट MP। NNP एट MP मीन्स नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस।
नेशनल इनकम नहीं फाइंड आउट करनी, नेशनल इनकम का रिलेटेड एग्रीगेट्स नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, आपको जो फाइंड आउट करना है उसे बाहर रखिए, NNP एट MP नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब सबसे बड़ी जो वैल्यू दी है हमें कौन से कॉन्सेप्ट की, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की 200 दी है। तो आप क्या लिखेंगे, GDP एट FC, यानी ये ग्रोस है, ग्रोस से आपने नेट बनाना है तो आप डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को माइनस कर दीजिए ग्रोस में से, तो ये नेट बन गया। अगला देखिए, डोमेस्टिक गिवन है तो आपने नेशनल बनाना है, डोमेस्टिक गिवन है नेशनल बनाना है। डोमेस्टिक गिवन है तो नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रोड इसमें प्लस होना चाहिए तो नेशनल बन जाएगा, लेकिन हमारे न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड 15 दिया हुआ है। तो आपने जो फ्रॉम का करना था, अब टू का है तो टू का रिवर्स कर देंगे। अगर फ्रॉम होती तो डोमेस्टिक में प्लस कर देते, नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रोड होती तो डोमेस्टिक में प्लस करते तो नेशनल बनता। अब नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड है तो आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड। इसके बाद आइए, FC पर आपको गिवन है, फैक्टर कॉस्ट पर गिवन है और आपको मार्केट प्राइस पर एस्टिमेशन करना है, तो क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इसमें प्लस कर देंगे। अब आपको न्यूमेरिकल में नेट इनडायरेक्ट टैक्स एज इट इज़ नहीं दिए हुए, इनडायरेक्ट टैक्स दिया है और सब्सिडी दिया है। इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस करके जो आता है वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आता है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपने क्या कर देना है, प्लस कर देने हैं फैक्टर कॉस्ट में, तो मार्केट प्राइस पे एस्टिमेशन आ जाएगा। यहाँ पे मैंने अलग से शो भी किया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, यानी 40 माइनस 10, 40 माइनस 30, ये 10 आया है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ पुट करेंगे। GDP एट FC हमारे न्यूमेरिकल में 200 है तो आपने 200 लिखा। इसके बाद डेप्रिसिएशन 10 है तो 10 माइनस किया। फिर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड है 15 तो आपने 15 माइनस किया। इसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपने फाइंड आउट किए हैं, 40 माइनस 30 करके 10 आए जो आपने प्लस किए। अब इन वैल्यूज़ को सॉल्व करके हमारे पास आता है आंसर 185, जो आपका आया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आप देखें वैल्यूज़ गिवन है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट गिवन है, सिमिलरली कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, फैक्टर इनकम टू अब्रोड, इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी, दीज वैल्यूज़ आर गिवन। आपको फाइंड आउट करना है GDP एट MP, यानी NNP एट FC गिवन है तो आपको GDP एट MP फाइंड आउट करना है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसके लिए आप GDP एट MP यहाँ रखेंगे। GDP एट MP को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, NNP एट FC, यानी कि आपको नेशनल इनकम दी हुई है। अब आपको N स्टैंड्स फॉर नेट, नेट गिवन है, अगर आप नेट में डेप्रिसिएशन को प्लस करते हैं तो ये ग्रोस बन जाता है। तो आप क्या करेंगे, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल या डेप्रिसिएशन को ढूंढेंगे न्यूमेरिकल में। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यहाँ पर है 40 दी हुई है तो आपने क्या करा, प्लस कर दिया। नेट में अगर आप ये प्लस करते हैं तो ग्रोस बन जाता है, ये ग्रोस बन गया। इसके बाद आप देखें ये नेशनल गिवन है तो आपने डोमेस्टिक बनाना है। नेशनल गिवन है यानी इसमें NFIs शामिल हैं। नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रोड इसमें शामिल है। अब अगर नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रोड इसमें से माइनस करेंगे तो डोमेस्टिक बन जाएगा, लेकिन आपको अगर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड दिया हो तो आप प्लस कर लें, रिवर्स कर लें। आगे ये नेशनल है, आपको डोमेस्टिक बनाना है। आपको नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रोड एज इट इज़ नहीं दी हुई है, आपको दी है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड और फैक्टर इनकम टू अब्रोड। अगर आप NFIs फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड में से फैक्टर इनकम टू अब्रोड माइनस कर दीजिए तो NFIs यानी कि नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रोड आ जाएगी।
40 में से 30 माइनस करेंगे तो NFIs आ जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे आपको FC पर एस्टिमेशन दिया है और MP बनाना है, यानी फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करेंगे तो मार्केट प्राइस पर एस्टिमेशन आएगा। अब इनडायरेक्ट टैक्स आपको गिवन है और सब्सिडी गिवन है। 100 में से 90 माइनस करके नेट इनडायरेक्ट टैक्स आएंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स आप फैक्टर कॉस्ट में प्लस कर देंगे तो आपके पास मार्केट प्राइस पर एस्टिमेशन आएगा। तो फॉर्मूला बना आपका ये वाला, NNP एट FC प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, प्लस करेंगे नेट में तो ग्रोस बन जाएगा, और माइनस करेंगे हम इसमें से NFIs हमारे पास कैसे आए, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड, इनका जो डिफरेंस है ब्रैकेट बंद, इनका जो डिफरेंस है वो NFIs आएगा। NFIs को माइनस कर देंगे। इसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्स को करेंगे प्लस। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे आए, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुट करी। GDP एट MP इज इक्वल टू NNP एट FC है 400, तो 400 लिखा हमने। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 50 है, 50 लिखा, और माइनस किया हमने NFIs क्योंकि नेशनल में इंक्लूडेड है। अगर हम माइनस करेंगे तो ही हमारे पास डोमेस्टिक आएगा। NFIs को माइनस करने के लिए हमने पहले फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड में से फैक्टर इनकम टू अब्रोड माइनस कर दी, तो नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रोड आई है। इसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस करी तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आए, वो हमने प्लस कर दिया। तो इन वैल्यूज़ को सॉल्व करके जो हमारा आंसर आता है दैट इज़ 450। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, वैल्यूज़ गिवन है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, डेप्रिसिएशन, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी, दीज वैल्यूज़ आर गिवन, दीज आर लाइक दिस। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड आपको -10 दिया है, बाकी सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं। आपको फाइंड आउट करना है GDP एट FC, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले NNP एट MP, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को लिया। अब ये नेट है, आपने ग्रोस बनाना है इसका, तो डेप्रिसिएशन प्लस कर दी। डेप्रिसिएशन हमारी 10 है, वो हमने प्लस कर दी। इसके बाद ये नेशनल है, आपने डोमेस्टिक बनाना है। नेट फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रोड को तो आप माइनस करते हैं नेशनल में से तो डोमेस्टिक आता है, लेकिन नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड दिया है, ये फ्रॉम नहीं है, टू है, तो आप क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। जो आपने फ्रॉम का करना होता है, फ्रॉम का अगर प्लस करना होता है तो 2 का माइनस कर दीजिए, फ्रॉम अगर माइनस करना होता है तो 2 को प्लस कर लीजिए, रिवर्स करना होता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस डेप्रिसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड है, हमने प्लस किया है, 2 है तो प्लस किया है, अगर फ्रॉम होता तो हम नेशनल में से माइनस करते। इसके बाद ये MP पर है, यानी मार्केट प्राइस पर है, और हमने इसका फैक्टर कॉस्ट पर एस्टिमेशन करना है। मार्केट प्राइस वाले में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दीजिए तो फैक्टर कॉस्ट पर एस्टिमेशन आता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस करके, इनडायरेक्ट टैक्स हमारे 50 हैं, सब्सिडी 30 है, तो माइनस करके 20 आएगा, 20 आपने माइनस करना। तो वैल्यूज़ हुई हमारी इस तरीके से, GDP एट FC इज इक्वल टू 150 प्लस 10 प्लस में -10, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड है तो प्लस में -10 आपने इस तरीके से लगाया, और माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब आप देखेंगे 150 प्लस 10 प्लस माइनस माइनस होगा, और माइनस के 50 माइनस 30 20। इन वैल्यूज़ को सॉल्व करके जो हमारा आंसर आया है GDP एट FC दैट इज़ 130। हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 को ही कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस कर रहे हैं नॉमिनल एंड रियल GDP। नॉमिनल एंड रियल GDP क्या होता है, तो पहले हम करेंगे नॉमिनल GDP। नॉमिनल यानी कि मॉनेटरी GDP विच इज़ मेजर्ड एट करंट ईयर प्राइसेस। जो आप GDP की डेफिनेशन करते हो, इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced in domestic territory of a country during an accounting year
एस्टिमेटेड एट करंट ईयर प्राइसेस। करंट ईयर प्राइसेस का क्या मतलब है? सपोज़ हम 2018-19 की जीडीपी एस्टिमेट कर रहे हैं, तो उसी साल यानी 2018-19 में जो प्राइसेस हैं उन प्राइसेस पे अगर हम एस्टिमेट करते हैं यानी गुड्स और सर्विसेज का वैल्यूएशन करते हैं तो इसे कहेंगे जीडीपी एट करंट प्राइसेस या नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी को मॉनेटरी जीडीपी भी कहते हैं। हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे? क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करके। Q स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। P स्टैंड्स फॉर प्राइसेस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। कोई भी अकाउंटिंग ईयर जिसका आप प्रोडक्ट्स का गुड्स और सर्विसेज का एस्टिमेशन कर रहे हो, जिसकी क्वांटिटी ले रहे हो, उसी साल की ही आपने उसी अकाउंटिंग ईयर की ही प्राइसेस लेनी है, यानी उस अकाउंटिंग ईयर में जो प्राइसेस प्रिवेल कर रही हैं, जो एग्जिस्ट कर रही हैं, उन्हीं प्राइसेस पे हमने एस्टिमेट करना है। अब ये जो नॉमिनल या मॉनेटरी जीडीपी है या जीडीपी एट करंट प्राइसेस है, आप देख रहे हैं Q इंटू P। इसका मतलब कि नॉमिनल जीडीपी दोनों तरीके से बढ़ सकती है, या तो क्वांटिटी बढ़ जाए या फिर प्राइस बढ़ जाए। हम एग्जांपल लेते हैं। 2011-12 में सपोज़ क्वांटिटी थी 10 और प्राइसेस थी 5, तो हमारी जीडीपी आई 50। अगले साल में क्वांटिटी बढ़ी, 10 से 15 हो गई, लेकिन प्राइस जो है वो सेम रही, तो हमारी जीडीपी बढ़ के आई 75। उसी साल में सपोज़ क्वांटिटी नहीं बढ़ी, सिर्फ प्राइसेस बढ़ी हैं, क्वांटिटी सेम रही हैं, तो भी हमारी जीडीपी आई है बढ़ के 70। यानी जीडीपी जो नॉमिनल जीडीपी है या मॉनेटरी जीडीपी है, दोनों तरीक़ों से राइज हो सकती है, या क्वांटिटी बढ़ जाए या प्राइस बढ़ जाए। अगर प्राइस के बढ़ने से जीडीपी बढ़ेगी तो कोई ख़ास इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये लेस सिग्निफिकेंट है, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन तो रियल सेंस में बढ़ा नहीं है, यानी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो सेम है, सिर्फ प्राइसेस बढ़ने के कारण जो है वो जीडीपी बढ़ी है। अगला कॉन्सेप्ट है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या है? वो जीडीपी जो करंट प्राइसेस पर एस्टिमेट नहीं की जाती, बल्कि कांस्टेंट प्राइसेस पर एस्टिमेट की जाती है। यानी इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced in domestic territory of a country during an accounting year estimated using the base year prices। बेस ईयर की प्राइसेस को कांस्टेंट प्राइसेस कहते हैं। जो बेस ईयर होता है वो एग्जिस्टिंग ईयर नहीं होता, कोई पीछे का साल होता है, वो 4 साल पुराना भी हो सकता है, वो 7 साल पुराना भी बेस ईयर हो सकता है, वो 10 साल पुराना भी बेस ईयर हो सकता है। बेस ईयर कैसा होता है? बेस ईयर एक नॉर्मल ईयर चुना जाता है। इट शुड बी ए नॉर्मल ईयर विदाउट मच अप्स एंड डाउन्स, यानी कि प्रोडक्शन में कोई बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स ना आए हों, प्राइसेस में कोई बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स ना आए हों, कोई वॉर लाइक सिचुएशन ना हुई हो, कोई पेंडेमिक जैसी सिचुएशन नहीं हुई हो, तो बेस ईयर शुड बी ए नॉर्मल ईयर। तो बेस ईयर की प्राइसेस पर जब हम जीडीपी को एस्टिमेट करते हैं तो उसे रियल जीडीपी कहते हैं। रियल जीडीपी इज इक्वल टू Q इंटू P स्टार। Q इंटू P स्टार, Q का मतलब क्वांटिटी, P स्टार का मतलब प्राइसेस। कौन सी प्राइसेस? कांस्टेंट प्राइसेस। वो प्राइसेस जो बेस ईयर की हैं, जो कांस्टेंट हैं, ये प्रिवेलिंग नहीं है। यानी अगर हम 2017-18 की जीडीपी के एस्टिमेशन की बात कर रहे हैं तो ये 2017-18 की प्राइसेस नहीं है, ये बेस ईयर पहला कोई साल होता है, इससे पीछे वाला साल होता है, वो 2011-12 भी हो सकता है, 13-14 भी हो सकता है, और बेस ईयर 8-10 साल के बाद चेंज भी होता रहता है। अब रियल जीडीपी जो है Q इंटू P स्टार, आप देख रहे हैं Q स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अकाउंटिंग ईयर एंड P स्टार स्टैंड्स फॉर प्राइसेस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग बेस ईयर। यानी ये जो P स्टार है ये करंट ईयर की प्राइसेस को डिनोट नहीं कर रहा, ये बेस ईयर की प्राइसेस को डिनोट कर रहा है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि बेस ईयर कोई पुराना साल होता है, कोई पीछे का साल होता है, और इन प्राइसेस को कांस्टेंट प्राइसेस कहते हैं। तो इसका मतलब रियल जीडीपी तो तभी इंक्रीज़ होगी जब क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि प्राइसेस तो सेम रहती हैं। एग्जांपल लेते हैं, ये 2011-12 में क्वांटिटी जो है 20 यूनिट्स है और प्राइसेस जो हैं वो 10 है, तो रियल जीडीपी 200 है।
और इससे आगे अगर हम एस्टिमेट करना चाह रहे हैं तो 2015-16 में क्वांटिटी बढ़ी है, क्वांटिटी बढ़ के 25 यूनिट्स हो गई है। प्राइसेस क्योंकि बेस ईयर की सेम है, 10 ही है, तो रियल जीडीपी बढ़ेगी। यानी रियल जीडीपी तभी बढ़ेगी जब क्वांटिटी बढ़ेगी, क्योंकि प्राइसेस जो हैं वो कांस्टेंट रहती हैं, सेम रहती हैं। इसका मतलब जो रियल जीडीपी है वो रियल सेंस में इकोनॉमी में होने वाले गुड्स और सर्विसेज में इंक्रीज़ को बताता है कि गुड्स और सर्विसेज का फ्लो बढ़ा या नहीं बढ़ा, क्योंकि प्राइसेस में कोई चेंज नहीं होता है, प्राइसेस जो हैं वो कांस्टेंट रहती हैं। अब आगे हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि नॉमिनल जीडीपी यानी जीडीपी एट करंट प्राइसेस एंड रियल जीडीपी यानी जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, जो बेस ईयर की प्राइसेस पर एस्टिमेट हुई है, और नॉमिनल जीडीपी या मॉनेटरी जीडीपी जो करंट ईयर प्राइसेस पर एस्टिमेट हुई है। अब अगर हम नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी हमें अगर करंट प्राइसेस पर जीडीपी दी हुई है और हम रियल जीडीपी फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, रियल जीडीपी को जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस भी कह देते हैं, इट इज़ इक्वल टू जीडीपी एट करंट प्राइसेस डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। यानी जो नॉमिनल जीडीपी दी हुई है उसको प्राइस इंडेक्स से डिवाइड करिए इनटू 100। प्राइस इंडेक्स भी आपको गिवन होगा, आपने ये सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है और रियल जीडीपी बना लेनी है। सिमिलरली अगर आपको नॉमिनल जीडीपी फाइंड आउट करनी है तो आपको रियल जीडीपी गिवन होगी, प्राइस इंडेक्स गिवन होगा, तो फॉर्मूला ये हो जाएगा रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। ऊपर वाले फॉर्मूले में आप देख ही रहे हैं कि अगर आप इसको इधर ले जाएंगे, रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स करेंगे, 100 इसके नीचे आ जाएगा, तो जीडीपी एट करंट प्राइसेस आ जाएगा। इसके बाद है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर होता है करंट प्राइसेस पे जो जीडीपी दी हुई है और कांस्टेंट प्राइसेस पे जो जीडीपी दी हुई है, सिंपली उसका रेशो होता है। जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो जीडीपी में होने वाले चेंजेस को बताता है। कौन से चेंजेस को बताता है? प्राइस लेवल में होने वाले चेंजेस के कारण जो जीडीपी में चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को बताता है। ये वही होता है जो आपने 11th क्लास में स्टडी किया था, प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स ही होता है। तो जीडीपी एट करंट प्राइस यानी जो नॉमिनल जीडीपी दी हुई है उसको जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस यानी रियल जीडीपी से अगर आप डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास आएगा जीडीपी डिफ्लेटर। इसी चीज़ को ही मैंने नीचे इस फॉर्म में लिखा है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। इसी चैप्टर में लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जीडीपी एंड वेलफेयर। ये तो आप सभी जानते हैं, किसी भी कंट्री में उस कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट को इंडिकेट करने वाला सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है जीडीपी। और जीडीपी का मैंने आपको अभी बताया कि जीडीपी नॉमिनल जीडीपी भी होती है, रियल जीडीपी भी होती है। तो नॉमिनल और रियल इन दोनों में से रियल जीडीपी जो है एक अच्छा इंडिकेटर माना जाता है लोगों के वेलफेयर का। वेलफेयर का मतलब है कि लोगों को कितनी गुड्स और सर्विसेज मिल रही हैं अवेल करने के लिए। अंडरस्टूड है? किसी भी कंट्री की जीडीपी जितनी ज़्यादा होगी तो वहाँ के लोगों को उतनी ही ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज अवेल करने को मिलेंगी, उनके लिविंग स्टैंडर्ड उतने ही ज़्यादा अच्छे होंगे और उतना उनका वेलफेयर होगा। तो इस बात से आप समझ गए होंगे कि जीडीपी और वेलफेयर का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर जीडीपी की ग्रोथ ज़्यादा होती है तो वेलफेयर भी लोगों का ज़्यादा होता है, जीडीपी की ग्रोथ कम होती है तो वेलफेयर भी कम होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें हम लिमिटेशंस कहेंगे, जो इस पॉजिटिव रिलेशनशिप को गलत साबित करती हैं। यानी जीडीपी और वेलफेयर, जीडीपी की ग्रोथ रेट होने से वेलफेयर होगा या नहीं होगा, कुछ एक लिमिटेशंस हैं, कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जीडीपी बढ़े तो लोगों का वेलफेयर हो। कई बार जीडीपी बढ़ती है लेकिन लोगों का वेलफेयर नहीं होता है। तो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं? पहला पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मान लो इकोनॉमी में जीडीपी बढ़ी है, लेकिन जीडीपी बढ़ने के कारण जो इनकम बढ़ी है उस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। अनइक्वल होने का मतलब है कि जो रिच पीपल हैं दे आर बिकमिंग रिचर एंड पुअर आर बिकमिंग पुअरर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज़ अनइक्वल। अंडरस्टूड है? जितना ये इनइक्वलिटी होगी, पुअर लोग जो हैं वो ज़्यादा होंगे
पॉवर्टी ज़्यादा होगी तो वेलफेयर लोगों का नहीं होगा, तो ये जो पुअर और रिच के बीच का जो गैप है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। अगला पॉइंट है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी तो बढ़ी, लेकिन जीडीपी किन चीज़ों की प्रोडक्शन के कारण बढ़ी? कंपोजिशन का मतलब है कि कौन कौन सी गुड्स और सर्विसेज जो हैं प्रोड्यूस हो रही हैं जिनके कारण जो है वो जीडीपी बढ़ रही है। मान लो इकोनॉमी में सिगरेट का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, अल्कोहल का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, डिफेंस गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो इससे जीडीपी तो बढ़ी हुई आएगी, क्योंकि इकोनॉमी में इन चीज़ों का प्रोडक्शन हुआ है, तो इनकी मार्केट वैल्यू को जीडीपी में हम इंक्लूड करेंगे, तो नो डाउट जीडीपी में राइज शो होगा, लेकिन वेलफेयर लोगों का नहीं होगा, क्योंकि सिगरेट से, अल्कोहल से ये चीज़ें जो हैं हेल्थ के लिए नुकसानदायक होती हैं। और सिमिलरली जो डिफेंस गुड्स होती हैं उनसे भी लोगों का डायरेक्ट वेलफेयर नहीं होता है, इनडायरेक्टली ठीक है कि हमारी इकॉनमी में वो पीस के लिए होती हैं, सिक्योरिटी के लिए होती हैं, लेकिन डायरेक्टली इससे लोगों की गुड्स और सर्विसेज की अवेलेबिलिटी पर असर नहीं पड़ता है, तो डायरेक्टली जो है लोगों का वेलफेयर इंक्रीज़ नहीं होता है। अगला पॉइंट है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। आप सबको मालूम होगा कि रूरल एरियाज़ में अभी भी कुछ एक्सचेंजेस यानी लेन देन या सौदे ऐसे होते हैं जो बिना मनी के हो जाते हैं। फार्मर्स जो अपने फार्म पर लेबरर्स को लगाते हैं, कई बार उनसे काम करवाते हैं, लेकिन उनको काइंड की फॉर्म में, काइंड इन द सेंस गुड्स की फॉर्म में उनको वेजेस दे देते हैं, उनको ग्रेन्स दे देते हैं, उनको कॉटन दे देते हैं। अब ये चीज़, इसका वैल्यूएशन जीडीपी में नहीं होता है, लेकिन इससे लोगों का वेलफेयर बढ़ता है, क्योंकि जिन लेबरर्स ने काम किया है और जिनको ग्रेन्स मिले हैं या दूसरी चीज़ें मिली हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मिले हैं, नो डाउट उनका वेलफेयर होता है। और गांव में लोग कुछ आपस में भी चीज़ें लेते हैं, यानी मनी का एक्सचेंज, मनी से एक्सचेंज नहीं करते हैं, गुड्स को गुड्स से एक्सचेंज कर लेते हैं, वो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस कहलाते हैं, यानी उनकी गिनती जीडीपी में नहीं होती है। तो जिस एक्सटेंट तक जीडीपी में उनकी गिनती नहीं होती है, उस एक्सटेंट तक जीडीपी वेलफेयर को अंडर एस्टिमेट करती है, यानी ट्रू सेंस में देखें तो वेलफेयर बढ़ रहा है, लेकिन जीडीपी जो है वो उसको इंडिकेट नहीं कर पा रही है। लास्ट पॉइंट है एक्सटर्नलिटीज़। एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती हैं? एक्सटर्नलिटीज़ होता है कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसका गुड या बैड इम्पैक्ट, जिसके बदले में ना तो लोगों को पे करना पड़ता है और ना ही उसके लिए कोई पेनल्टी देनी पड़ती है। एक्सटर्नलिटी जो है पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती है। अब ये कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसका गुड या बैड इम्पैक्ट, मान लो मेरे घर के सामने पार्क है, पार्क के लिए, उसकी रख रखाव के लिए या प्लांटेशन के लिए मैंने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया है। मेरे घर के सामने पार्क है और मैं सुबह उठती हूँ, उसमें वॉक करती हूँ और इससे मेरी हेल्थ अच्छी रहती है, ग्रीनरी देखने को मिलती है, यानी उस इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए मैंने कुछ पे नहीं किया, लेकिन इससे मेरा वेलफेयर बढ़ रहा है, मेरी हेल्थ भी अच्छी रहती है, मेरा मन भी खुश रहता है। दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। सिमिलरली नेगेटिव एक्सटर्नलिटी के क्या एग्जांपल हो सकते हैं? मान लो आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ जो है उनसे धुआं निकलता है, उस धुएं से जो है आसपास के रहने वाले लोगों की सेहत ख़राब होती है, उनकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है, उनको जो है दवाइयों पर भी खर्च करना पड़ता है और वैसे भी वो चिड़चिड़े से रहते हैं, तो ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का एग्जाम्पल है। अब जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो ओनर हैं, वो इसके बदले में पे नहीं कर रहे हैं उन लोगों को जिनको परेशानी हो रही है। और जो मैंने पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का एग्जांपल बताया कि जो पार्क है उसके लिए मैं कोई पेमेंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे इसका फ़ायदा हो रहा है, तो ये एक्सटर्नलिटीज़ जो हैं, यानी जो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं होते हैं, लेकिन एक्चुअली रियल सेंस में ये लोगों के वेलफेयर को बढ़ाते हैं या कम करते हैं।